हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साईगेट एप्लीकेशन। आज से हम फिजिक्स के कंसेप्ट को बहुत इजीली और इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे। माई सेल्फ मेमन एजाज। मैं आज से आपको फिजिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और नीट और जी के बहुत बढ़िया कंसेप्ट बहुत इजीली समझाऊंगा। आई होप आप सबको बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से। हमें पता है कि हमारे जो एनसीईआरटी में सबसे पहला और दूसरा चैप्टर जो है, first chapter is about the electric charge and second chapter about the potential. So both are the part of the electrostatic. So our concept is about the electrostatic. Clear students? Electrostatic. Now in this lecture we are going to study about the electric charge and its basic properties. Okay, we all know that atom is made of the protons, neutrons and electrons. We know that atom is made of the protons, neutrons and electrons. The center is known as the nucleus. Clear? In the nucleus there are protons and neutrons, but electrons is rotating around the nucleus. What is this? Electron is rotating around the nucleus and it has negative charge. Proton have positive charge and neutron is neutral. There is no charge on it. Clear? So this is the structure of atom. Clear? This is the structure of atom. These three electric charges are the fundamental charges. There are multiple charges in the universe, but there are some fundamental charges. बहुत सारे चार्जेस होते हैं यूनिवर्स में, लेकिन जो फंडामेंटल चार्ज है ये है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव है। सो हमें पता होना चाहिए कि इन द यूनिवर्स there are more than 100 charges, but fundamental charges are protons and electrons. Okay, what is the value of protons and electrons? Is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is the value of the charge on the proton and on the electron. Clear? Both are charge carrier, both are known as the charge carrier. Okay, now what is the mass of the proton and electron? Then mass of the proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg and mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Okay, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या। तो हम सबको पता है कि there are some properties are required to exerting force. हमें पता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है तो हमें मास जरूरी है, मास रिक्वायर्ड है। हम सबको पता है कि बिना मास के ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट करना है, तो उसके लिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यही तो बात है हमारी कि आज हम जो स्टडी कर रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, this is the basic property for the electric and magnetic force. अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को हमें क्रिएट करना है, एक्सर्ट करना है between two particles, then electric charges are required. So electric charges are the basic property to exert the or to exist electromagnetic force between two particles. अगर दो पार्टिकल के बीच में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट करना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड है। बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के
कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात हम सबको अपने दिमाग में बिठानी है। चलो क्लियर हो गया सबको ये कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मेनी फंडामेंटल चार्जेस एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। देयर आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बराबर। तो अब हम सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है और उसके एमसीक्यूज को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, एक बात हमको हमारे माइंड में और भी क्लियर करनी है। क्या क्लियर करनी है कि जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो प्रोटॉन है वो सेंटर में है, न्यूक्लियस में, तो वो मोशन नहीं करता, वो स्टेशनरी होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मोशन करता है, ऑर्बिट में रोटेशन करता है। तो जब भी हम बात करेंगे कि चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करेंगे, प्रोटॉन को नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, वो वहां से नहीं निकलने वाला। निकलने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। ओके क्लियर, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलो हम प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेसिक फिगर है और इस फिगर में हमें एक ग्लास का रोड दिया गया है और उसके साथ मैंने एक सिल्क का क्लॉथ लिया है। दोनों इनिशियल कंडीशन में न्यूट्रल थे, लेकिन जब मैंने दोनों को रबिंग प्रोसेस कराई, मैंने क्या किया है, तो जो सिल्क का क्लॉथ है उसको रब किया, किसके साथ? ग्लास रोड के साथ। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर चार्जेस आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो ट्रांसफरेबल है। इलेक्ट्रिक charges are ट्रांसफरेबल। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। चलो क्लियर हो गए आपको ये। और अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो होता क्या है? तो एक आता है की पॉइंट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की पॉइंट्स? की पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? तो मेरे हर सेशन में आपको जेडबल नीट के लिए कुछ मेन पॉइंट्स मिलेंगे कि जिसमें से कुछ एग्जाम में आ गया है या फिर आने वाला है। देन व्हाट इज द की पॉइंट? अभी एक बात हमें एक्सेप्ट करनी है कि जब हम दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को लॉस करता है और एक गेन करता है। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जो लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं और उसकी कंपेयर में पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसका मास जो है, मास वो इंक्रीज होता है। आपको ये समझ में आ गया? अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। वो चार्ज में नेगेटिव हो जाता है लेकिन उसका मास जो है वो इंक्रीज होता है। इसी तरह हमें ये बात भी याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका जो मास है वो डिक्रीज होता है। इसका भी रीजन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, उसके पास मास है। अगर उसके पास मास है तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना मास डिक्रीज होगा। ये बात हमें समझ जानी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड
This is the key point of this type of property. Okay students, now going to next property. What is the next property? Okay, next property is, अगर दो चार्जेस जो है वो, अब क्या होता है कि लाइक चार्जेस आते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। हमें पता होना चाहिए कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज को हम नजदीक लाएंगे और दो नेगेटिव चार्ज को हम कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। सो इट मींस लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, देन अट्रैक्ट ईच अदर। तो उनके बीच में क्या होने वाला है, तो उनके बीच में होने वाला है अट्रैक्शन। तो ये बात तो हमको पता ही है पहले से, लेकिन हमें याद भी रखनी है कि अगर कोई लाइक चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात भी हमें क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कंजर्व्ड। तो इसका मतलब भी क्या होता है ये भी हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड, इसका मतलब होता है कि वो पता है, हम कुछ समझेंगे। यहां पर देखो आप, तो यहां पर हमारे पास एक बॉल है, बराबर, और उसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज और 5 पॉजिटिव। इट मींस इन इनिशियल कंडीशन इट इज न्यूट्रल, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। एंड अब यहां देख सकते हो आप, ये हमारे पास एक रोड है, कोई रोड है, हमें पता नहीं किसका रोड है, लेकिन एक रोड है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है 4 + 4 है, +4। अब आप इनका एडिशन करो इनिशियल कंडीशन में, तो सिस्टम हैज 4 + 0 = 4 चार्ज इन इनिशियल कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन स्टूडेंट? कंजर्वेशन मीन्स if any property remain constant with respect to time, so it is conserved. So electric charge is also conserved. कैसे? तो हम देखते हैं, इनिशियल टाइम पर इन दोनों का मीन्स के सिस्टम का टोटल चार्ज था 4 इलेक्ट्रॉन। सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन। और यहां देखो हमने दोनों को रबिंग प्रोसेस करवाई, तो क्या हुआ, कांटेक्ट में लाने के बाद ऐसा पता चला कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वन ऑब्जेक्ट लॉस इलेक्ट्रॉन एंड वन कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉल है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और इसने 2 को गेन किया है। तो अब आप देख सकते हो 4 प्लस और 2 माइनस = 2। यहाँ पर 5 प्लस है 3 माइनस है = ऑल्सो 2। अब इन दोनों का एडिशन करो, +2 + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन। अगेन हमने ये देखा कि इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक चार्जेस चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअली इसका चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी वही है जो इनिशियल कंडीशन में था। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, तो अभी हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि भाई क्या कहना चाहते हैं ये। आई थिंक आप सबको भी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके स्टूडेंट, ओके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देके समझो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। Okay, next property is about the conservation. About the conservation. Okay. Sorry, next property is about the quantization. अब हम ये भी लिखेंगे और इसको भी समझेंगे, जिस तरह हमने कंजर्वेशन को स्टडी किया इसी तरह हम क्वांटाइजेशन को भी स्टडी करेंगे। Fourth property is about the quantization. So we can say that electric
चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है क्वांटाइजेशन का? क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या होता है? मल्टीपल नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, मैं यहाँ पर इक्वेशन आपको लिख के देता हूं, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज मल्टीपल ऑफ द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। ये है फॉर्मूला, इसको हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर और फिर इसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमें नेट चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो फंडामेंटल चार्जेस के हम मल्टीपल में ले सकते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल। और ये जो n है, ये n है, ये क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कभी भी 1.5 या 2.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमें ये कहना है कि कितना चार्ज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द की पॉइंट इन दिस प्रॉपर्टी? अभी हम बात करेंगे की पॉइंट्स की। ओके, अब की पॉइंट है क्या? तो की पॉइंट ये है हमारे पास कि इफ वी हैव n1 प्रोटॉन्स, अगर हमें नंबर दिए है क्वेश्चन में n1 प्रोटॉन्स एंड n2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास ये नंबर है कि n1 प्रोटॉन्स है, n2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या करना है? अगर हमें नेट चार्ज फाइंड करने को किया गया है तो हम क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू, चलो n1 प्रोटॉन है तो प्लस E, प्लस n2 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E, Q इज इक्वल टू n1 माइनस n2 एंड E। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमें बहुत काम आएगा अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, तो इस फॉर्मूला से हम उनको फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई थिंक हमें क्वांटाइजेशन का ये जो कंसेप्ट है, आप देख सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 n हो सकते हैं। n इज नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये हुई बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक लास्ट वाला टर्म हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। क्या है वो? तो एक की पॉइंट एक्स्ट्रा में है, क्या याद रखना है? तो ये जो की पॉइंट है इसे हम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इफ देयर आर 2 मासेस, अगर हमारे पास 2 मास है ओनली, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओनली कौन सा फोर्स होगा स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 2 चार्जेस है, हमारे पास 2 चार्ज है, तो उनके बीच में एक तो फिक्स है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगने ही वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होने ही वाला है। उसके साथ साथ क्या होगा? तो उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस के पास मास होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो ये कुछ नया है हमारे लिए कि अगर 2 मास है तो इनके बीच में सिर्फ क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन 2 चार्ज है तो उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और उनके पास मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियरली समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब हमको इसके कुछ एमसीक्यू सोल्व करने हैं, तो आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ तक कि जो कुछ भी प्रॉपर्टी मैंने कराई है वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इसके टॉपिक के रिलेटेड, तो आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अभी हम लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। चलो हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 की। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट? अभी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है। क्लियर? कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, तो क्या होगा? मीन्स के मास है, जो मास
वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमें पता है स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने की पॉइंट्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या कंडक्टर नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मास जो है, मास वो इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका मास क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका मास जो है वो डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, क्योंकि हमने की पॉइंट्स में ऑलरेडी इसको स्टडी किया है। सो इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, मास इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, मास इंक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 2, क्या है प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, हम इसको कंडीशन एज्यूम करते हैं, शायद हमारे पास ये एक ग्लास का रोड है। ओके, ग्लास रोड, और हमारे पास ये सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क का क्लॉथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को रब करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। अभी अभी ये दोनों को रब कराएंगे तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या है, ग्लास रोड है। ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ओके स्टूडेंट्स, ये सिल्क क्लॉथ है। अभी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना नेगेटिव होता है तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये 320 नैनो कूलम होता है। कितना होता है, नैनो कूलम। इसका मतलब कि ग्लास रोड पर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं सिल्वर क्लॉथ पर, सॉरी सिल्क क्लॉथ पर, और ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाता है। तो अब ये हमें चार्ज बताया गया है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ तक। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अब आपके मन में तुरंत से आएगा कि हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी की थी उसमें आया था एन वाला इक्वेशन। क्या इक्वेशन था स्टूडेंट्स, देन Q इज इक्वल टू एन ई। याद आया आपको स्टूडेंट्स, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हम n को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो Q डिवाइड बाय E आ जाएगा। Q कितना है हमारे पास, तो 320 नैनो मीन्स के 10⁻⁻⁹ एंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं उसको 1.6 की जगह 160 लगता हूँ और 10⁻⁻21 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, और ये -21 ऊपर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। सो n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12। इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो ट्रांसफर हो रहे हैं कहां से, तो ग्लास रोड से लेकर सिल्क क्लॉथ तक। इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ तो कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इतने। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि जब हमको गिवन डेटा में चार्ज दिया होता है तो उसके ऊपर से हम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है प्रॉब्लम नंबर 3। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, प्रॉब्लम 3 क्या है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास गिवन डेटा है क्वेश्चन में। हमको ये बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 इंटू 10⁻13 है। तो उसे हम एक काम करते हैं, n1 बोल देते हैं। 6 इंटू 10⁻13 क्या है, उसके पास प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन्स है स्टूडेंट्स तो हम ये बोल देंगे कि ये प्रोटॉन्स, ओके, पॉजिटिव चार्ज। और n2 जो है, n2 ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, तो ये हमको बताया गया है 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें करना क्या है, हमें नेट चार्ज फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट के पास
नेट चार्ज कितना है। ओके, तो हमारे पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है और मैंने आपको बताया था की पॉइंट्स में अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला यूज करना है n1 माइनस n2 इंटू ई। तो Q इज इक्वल टू n1 कितना है 6 माइनस 3 10⁻13 को हम कॉमन निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अभी स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, जीनीट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते। मैंने ये भी केएलसी के बिना सोल्व किया था, आपने देखा था कि 1.6 की जगह 160 और यहाँ पर पावर जो है मैंने डिक्रीज कर दी थी। तो यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर कितना आएगा आप देख सकते हो। Q इज इक्वल टू 3 13 माइनस 19 वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये 1.6 जो है एज इट इज। अब आपको पता है स्टूडेंट 16 3 48, तो ये 48 तो नहीं लेकिन पॉइंट है, तो 4.8 और 10⁻⁻6 को हम माइक्रोकूलम बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। आप देख सकते हो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास कैलसी नहीं था, कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं था, फिर भी हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर लिया है। अगर हमने प्रॉपर्टी जो है वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा स्टूडेंट प्रैक्टिस में। अब क्या करना है, हमारे पास एक पॉलीथीन है। क्या है हमारे पास, एक पॉलीथीन है और हमारे पास एक हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक बोल सकते हैं पॉलीथीन है, पॉलीथीन का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। मैं आपको कंडीशन बता कर देता हूं। ये क्या है स्टूडेंट, पॉलीथीन है। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास दूसरा क्या है, तो हमारे पास जो दूसरा है वो है सिल्क। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को जब हम रब करते हैं तो जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन इसके ऊपर चार्ज आता है, ये नेगेटिव हो जाता है -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, तो इतना और ये प्लस हो जाएगा +2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब हमको ये बताया गया है कि कितना मास ट्रांसफर होगा कहां से कहां। तो आपको पता है सिल्क से पॉलीथीन कितना मास ट्रांसफर होगा, हमें टोटल मास फाइंड करना है, ट्रांसफर्ड मास। ओके, ये कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आपको n इलेक्ट्रॉन के बारे में फाइंड करना है। n कैसे मिलेगा, आप तो मैं हिट दे देता हूं Q बाई E, n इज इक्वल टू QE, सॉरी Q इज इक्वल टू NE, देन n इज इक्वल टू Q बाई, ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ अप्लाई करना तो आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप को आपको आप सबको इस लेक्चर में बहुत मजा आया होगा और आपको बढ़िया से समझाया होगा कि किस तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर से हम ट्रांसफर मास फाइंड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।